जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा विशेषण। और इससे पहले हम संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो हमारा ग्रुप चल रहा है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विशेषण से जो हमारे प्रश्न बनते हैं जिससे किसी वस्तु पदार्थ प्राणी स्थान की विशेषता अर्थात गुण या दोष प्रकट हो उसे विशेषण कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारा यहां से, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है, वह वस्तु पदार्थ प्राणी या स्थान को विशेष्य कहा जाता है। उस वस्तु पदार्थ प्राणी या स्थान को विशेष्य कहा जाता है। जी वेरी गुड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ विशेषण और विशेष्य, इसके बाद प्रश्न बनता है पर विशेषण। जहाँ किसी विशेषण की विशेषता को बताने के लिए किसी परिमाणवाची अव्यय थोड़ा कम
अधिक, ज्यादा, सर्वाधिक, बहुत, अति, सर्वाधिक, अत्यधिक, अत्यंत, बहुत अधिक, न्यूनाधिक, न्यूनाधिक, आदि का, न्यूनाधिक, आदि का प्रयोग हो तो ये सभी अविकारी शब्द, ये सभी अविकारी शब्द पर विशेषण बन जाते हैं। अविकारी शब्द पर विशेषण बन जाते हैं या पर विशेषण कहलाते हैं। दूसरी कंडीशन, जहां दो या दो से अधिक, जहां दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ, जहां दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ उपस्थित हो, एक साथ उपस्थित हो तो पहले वाला विशेषण, पहले वाला विशेषण पर विशेषण, पहले वाला विशेषण पर विशेषण कहलाता है। पहले वाला विशेषण पर विशेषण कहलाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो आपकी जो क्लास इस सप्ताह से होगी वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन हिंदी की क्लासें होगी। लेकिन 2 दिन का जो शेड्यूल दे दिया गया है टीचिंग वाले बच्चों को, जो यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको संस्कृत कराई जाएगी। DSSB का भी नोटिफिकेशन हमारे सामने नहीं है। नोटिफिकेशन आएगा आपका मई के अंदर और आपको एग्जाम के लिए काफी लंबा समय भी मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि एग्जाम तक मैं आपके बीच में रहूं, आपके साथ रहूं, ताकि कंटिन्यू हम चीजों से अपडेट भी होते रहें और हिंदी का सही तरीके से हम रिवीजन भी करते रहे और आगे साथ के साथ हम चीजों को लेके आगे बढ़े, अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर मैं कंटिन्यू क्लास लेता हूं 6 के 6 दिन या 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे, तो प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, हमारा जो कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। उधर नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन से पहले ही हमारा जो नोटिफिकेशन से पहले ही हमारा सिलेबस अगर पूरा हो जाता है और टीचर उस दौरान आपके बीच में नहीं रहता, तो फिर कहीं ना कहीं ये रिस्क रहता है कि आप लोग खुद अपने आप चीजों को रिवाइज ना कर पाओ और हिंदी पे ज्यादा फोकस ना कर पाओ। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास तब तक रहेगी दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो ये हम हमेशा जब भी कोई कंप्लीट बैच लेके आते हैं तो उसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 1 साल रखते हैं या एग्जाम डेट तक। तो एग्जाम अगर पहले हो जाता है तो एग्जाम तक ये रहेगी, अदरवाइज 1 साल तक। अगर बाई चांस 1% एग्जाम 1 साल के अंदर नहीं होता है तो 1 साल तक ये सारी की सारी जो क्लासें हैं हिंदी की आपके पास रहेगी।
इसमें जितने भी पीडीएफ हैं, जितने भी आपको क्लास नोट्स दिए गए हैं, प्रिंट्स नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके पास तब तक रहेंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। दूसरी चीज इस बात को आपको ध्यान रखना है, हिंदी में कोशिश आपको ये रखनी है कि चीजों को इकट्ठा नहीं करना है। अपने आप को चीजों से फ्री करोगे, नोटिफिकेशन से पहले, एग्जाम से पहले अपने को उस भर्ती के लिए तैयार करोगे, तभी फाइनली सिलेक्शन आप ले सकते हो। और तमाम वो बच्चे जो केवीएस दिए थे और बाई चांस या ये कह लो कि थोड़ा सा उसमें पेपर भी आउट हुए हैं और उस तरह से फेयर अब की बार केवीएस का रिजल्ट नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक तो जगह जगह बिहार के अंदर, हरियाणा के अंदर एक बड़े लेवल पे पेपर आउट हुए थे और नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस तरह से मेरिट नहीं होती, चाहे पेपर कितने भी आसान हो। एनसीईआरटी से पेपर दिए गए, अच्छी बात है, इंडेक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, वो भी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर जब फाइनली मेरिट बनती है तो कभी भी कट ऑफ इतने ऊपर टीचिंग में नहीं गई है, ना कभी बाद में जाएगी। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इन तमाम चीजों को दरकिनार करके आप अपने आगे की तैयारी कंटिन्यू कीजिए, और वो है DSSB, जिसमें ना कोई इंटरव्यू होना है, ना कोई डेमो क्लास होनी है, डायरेक्ट जो आपका पेपर है उस पे आपकी फाइनल मेरिट तय होगी। DSSB में 2-3 बार ऐसा प्रयास हुआ है भ्रष्टाचार का, करप्शन का, और दोनों तीनों बार वो पेपर कैंसिल हुआ है। एक बार एक ही उपकार की गाइड से लगभग 70 क्वेश्चंस आ गए थे पेपर में, तो उपराज्यपाल ने, बच्चे गए कुछ 10-15 बच्चे गए थे और उपराज्यपाल ने वो पूरा का पूरा पेपर कैंसिल कर दिया। तो दिल्ली में ऐसा ना तो पहले हुआ है मेरी याद में, ना आगे होगा। DSSB के अंदर फेयर सिलेक्शन हुए हैं और तमाम लोग जितने भी हाल फिलहाल सिलेक्शन लिए है उससे पहले लिए, तो सब ये संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले तमाम बच्चों ने सिलेक्शन लिया। जहां इंटरव्यू होता है वहां थोड़ी गुंजाइश बनती है सोर्स सिफारिश की। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो दिल्ली के और हरियाणा से थे, वो नागालैंड पेपर देने गए। पेपर देने में ही जिन्होंने 50 से 60 हजार रुपया खर्च कर दिए, ठीक है, तो आराम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई आदमी इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो दिल्ली में रह के दिल्ली में एग्जाम नहीं दे रहा है, दिल्ली NCR में एग्जाम नहीं दे रहा है, अपना सेंटर नागालैंड है। तो ऐसी बहुत सारी चीज है, लेकिन हमें उन पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना फोकस टोटली आपको कहाँ करना है, DSSB पे करना है। और उन सब बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने आपकी जो क्लासें हैं उसके पीछे जो मोटिव है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूं कि मोटिव यही है कि मैं लास्ट तक, आपके एग्जाम तक मैक्सिमम टाइम आप लोगों के बीच में रहूं, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजें बताते रहें और धीरे धीरे अपने कोर्स को भी लेके हम आगे चलते रहें। तो इस सप्ताह से केवल 3 दिन हमारी क्लास होगी, थर्सडे फ्राइडे हिंदी की क्लास नहीं होगी, हिंदी के स्थान पे वो संस्कृत की क्लास होगी। तो टॉपिक है हमारा प्यारे दोस्तों यहाँ विशेषण, और विशेषण किसे कह रहे हैं, जिससे किसी वस्तु की, कोई पदार्थ है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई स्थान, उसकी विशेषता बताते हैं हम 2 तरीके से, या तो उसके गुण के आधार पे या फिर दोष के आधार पे। जरूरी नहीं है हमेशा उसकी खूबी ही बताई जाए, उसके अंदर जो दोष होता है, कमी होती है, वो भी उसकी विशेषता को बताने का काम करते हैं। जैसे भला आदमी, बुरा आदमी, तो भला गुण है और बुरा क्या है, दोष है। ऐसे कमीना मंत्री, तो कमीना क्या है, दोष है। झूठा आदमी, तो वो क्या है, दोष है। सच्चा आदमी, वो क्या है, गुण है। तो विशेषता जो हम प्रकट कर रहे हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में कर रहे हैं। तो इसीलिए हम गुण और दोष के आधार पर ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी को दूसरे से जो अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी पहचान बताते हैं, उस पहचान को ही हम विशेषण कहते हैं। क्लियर? इसके साथ विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उस वस्तु, पदार्थ, प्राणी या स्थान को हम क्या कहेंगे, विशेष्य। भाई विशेषण तो विशेषता, पहचान को बताने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान जिसकी बताई जा रही है उसको क्या कहेंगे, हम विशेष्य कहेंगे। तो विशेष्य वो आधार है, विशेष्य वो व्यक्ति है, वो वस्तु है, वो पदार्थ है, वो प्राणी है जिसकी विशेषता बताई गई।
तो उस आधार को, वस्तु को, पदार्थ, प्राणी, स्थान को हम क्या कह रहे हैं? विशेष्य कह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहां शब्द ले लिया महात्मा, पीताम्बर, नीलकंठ, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, कमीना मंत्री, जहरीला सांप, पर्वतीय क्षेत्र, पहाड़ी लोग। तो अब आपसे इनमें पूछा जाएगा कि ये बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण विशेषण विशेष्य का है, कौन सा उदाहरण विशेष्य विशेषण का है। तो आपके क्वेश्चंस क्या हैं? आपसे पूछा जा रहा है विशेषण और विशेष्य का उदाहरण बताइए। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? विशेष्य और विशेषण का उदाहरण बताइए। या फिर वो पूछ लेगा कि इसमें बताइए कि ये आत्मा क्या है, विशेष्य है या विशेषण है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इनकी आवश्यकता आपको समास में भी पड़ेगी, क्योंकि विशेषण विशेष्य समास हम कर्मधारीय समास को कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि इनमें से आपको विशेषण और विशेष्य को पहचानना है। तो आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो सही तरीके से काम को करना नहीं सीखे हैं अभी। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर प्रैक्टिस करवा दीजिए। प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है, 15 टॉपिक की करवा चुके हैं, 16वां टॉपिक आज होगा। हिंदी भाई अरुण सर जो यूट्यूब चैनल है, तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड ना करते हो। मैंने कई बार बताया कि शाम को 9 बजे जो क्लास होती है वहां टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो वहां पे 15 टॉपिक हो चुके हैं। बाकी जो सिलेबस है हमारा DSSS का, उसको भी मैं टॉपिक वाइज आगे कराऊंगा। मंडे टू फ्राइडे वहां मैं टॉपिक वाइज क्लास लेता हूं। सैटरडे संडे किसी न किसी भर्ती के रिगार्डिंग बच्चों को थोड़ा सा गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। 8 बजे सिलेक्शन दरबार पे जो क्लास होती है वो सारे के सारे क्वेश्चन DSSS और यूपी टेट से संबंधित हैं। तो जो भी बच्चे यूपी टेट DSSS की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में जो 10 क्लासें ली थी उसमें यूपी टेट के सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने कराए। वहां में 50-50 क्वेश्चन आपको करा रहा था। अभी हाल फिलहाल में जितने भी क्लासें ले लिया हूं, अभी 8 क्लासें उसमें हो चुकी है, जिसको सिलेक्शन शक्ति 50-50 सीरीज नाम दिया गया है। तो वे जो 8 क्लासें हुई है, उन 8 क्लासों में जो 50-50 क्वेश्चन है वो सारे DSSS में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसका समय है शाम को 8 बजे सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर। आपको किसी भी तरह की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, मैं रेगुलर क्लास अटेंड कर रहा हूं। अगर आप लोग इस दोनों चीजों से सही अचीवमेंट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ बच्चों को PDF चाहिए, मैं दे चुका हूं नोट्स वाली कैटेगरी में 100+ PDF आप लोगों को मिली हुई है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसी मनसा के साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये एक सच्चाई है, कड़वा सच है कि आपके घर में अगर 5 किताब हैं तो 5 में से कोई भी एक किताब ऐसी नहीं है जो शुरू से लास्ट तक आपने पूरी किताब पढ़ दी हो।
और मैं इसके लिए आपको अवार्ड दे सकता हूं अगर कोई ऐसी किताब आप मुझे दिखा दो जिसमें 200, 250, 300, 400 पेज हो और वो सारे के सारे पेज आपने पढ़ लिए हो। आपको सिर्फ किताब चाहिए और मेरा काम किताब बेचने का नहीं है, ठीक। क्योंकि जब आपने कोर्स ले लिया है और यहां आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसके बाद यूट्यूब पे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, और वो भी दो तरह से, मिक्स क्वेश्चन और टॉपिक वाइज। तो इसके अलावा आपको किसी भी चीज की नीड नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे हैं इकट्ठा करना है। एक बच्चे का मैसेज है कि सर सीटेट के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो जब आपको अब तक सिलेबस ही नहीं पता तो भर्ती क्या खाक होंगे आप 2023-24 में। सीटेट में ग्रामर का जो रोल है वो केवल 3 से लेके 4 क्वेश्चन का है, हिंदी ग्रामर का। चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी लो या लैंग्वेज सेकंड के रूप में लो, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के होते हैं। DSSB में यही ग्रामर 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो फिर ये DSSB की हिंदी सीटेट में कैसे काम आ जाएगी? वहां पेडागोजी आते हैं, यहाँ पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं होता है। वहां 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, बाकी क्वेश्चन गद्यांश पद्यांश से होते हैं। तो सीटेट की हिंदी के लिए इस पर डिपेंड ना रहे, वो अपने आप में एक अलग तरह की हिंदी है। बाकी जो दूसरे टीचिंग के एग्जाम है उसमें ये प्यारे दोस्तों आपकी हेल्प करेंगे। तो यहां ये क्या बने हैं, एक शब्द आपका क्या है प्यारे दोस्तों, महान, और दूसरा क्या है यहाँ आत्मा। इसमें ये क्या है यहाँ, पीत पीला, अंबर कहते हैं वस्त्र को। इसके बाद में यहाँ क्या है, ये नील, और इसके बाद ये है कंठ। तो विशेषण विशेष्य हो गया, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो यहाँ ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य, विशेषण विशेष्य, ये भी विशेषण विशेष्य। इसमें पुरुष, और इसके बाद में क्या आया है, उत्तम। तो यहां विशेष्य बाद में, पहले विशेषण है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये किसका उदाहरण हुआ, ये उदाहरण हुआ विशेष्य विशेषण का। यहां पहले नर है और इसके बाद में उत्तम है, तो ये विशेषण बाद में है और विशेष्य पहले है। तो ये विशेष्य और विशेषण के उदाहरण कौन से हैं हमारे, पुरुषोत्तम और नरोत्तम। क्लियर। यहाँ महान, पीत, नीला, ये सब ये रंग है, कलर है, पॉजिटिव है। कमीना, मंत्री, ये दोष है। तो यहाँ कमीना अपन किसमें, मंत्री में। जहरीला क्या है, सांप है। प्रवर्तीय क्या, क्षेत्र है। पहाड़ी क्या है, लोग है। तो ये अपने आप में यहाँ लोगों की विशेषता को बता रहा है, ये क्षेत्र स्थानीय की विशेषता को बता रहा है, ये सांप प्राणी की विशेषता को बता रहा है, ये यहाँ मंत्री की विशेषता को बता रहे हैं। तो दो चीज आपको यहाँ समझनी है कि एक तो विशेषण पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। दूसरा, विशेषण पॉजिटिव भी हो सकता है और विशेषण नेगेटिव भी हो सकता है। तो जहां महान पॉजिटिव है वहीं कमीना नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों हमें विशेषण विशेष्य और विशेष्य विशेषण के भी क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं, उससे भी आपके सही आंसर आपको उनका पता होना चाहिए। इसके बाद जो मुद्दा आता है वो आता है हमारा यहाँ पर विशेषण का। किसका आता है, पर विशेषण। पर विशेषण किसे कह रहे हैं, जहां किसी विशेषण की विशेषता को बताने के लिए किसी परिमाणवाची अव्यय, अव्यय किसे कहते हैं, अविकारी शब्दों को कहते हैं। जैसे थोड़ा है, कम है, अधिक है, ठीक है, ज्यादा, सर्वाधिक, न्यून होता है, अल्प होता है, अत्यधिक, अत्यंत, बहुत अधिक, न्यूनाधिक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाए, पर विशेषण। तो ये पर विशेषण का भी काम करते हैं, ये परिमाणवाची अव्यय भी है। तो जब ये किसी क्रिया की विशेषता को बताएंगे तो ये क्रिया विशेषण भी कहलाएंगे। और जब इनको कोई पूछेगा कि ये बताइए संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया अव्यय, तब अव्यय कहेंगे। लेकिन जब किसी विशेषण की विशेषता को बताने के लिए इनका प्रयोग हो रहा होगा तो ये सारे के सारे पर विशेषण कहलाएंगे। जहां दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ उपस्थित हो तो उनमें से पहले वाला जो विशेषण है तो वो किसका काम करता है, पर विशेषण का काम करता है। कैसे, यहां पे देखिए, मेरी माताजी, मेरी माताजी कम मीठा
भोजन पसंद करती है। आप बहुत मीठी चाय पीते हो। मैंने आज अत्यंत सुंदर बच्ची देखी। आप खाना बहुत स्वादिष्ट व लजीज बना लेती हो। भारत में लोग अत्यधिक परिश्रम परिश्रमी अत्यधिक परिश्रमी लगनशील व कर्मठ होते हैं। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। वह गाय मीठा व खारा दूध देती है। हमारे छात्र सुशील, सज्जन, मृदुभाषी, सरल स्वभाव, सादा जीवन व उच्च विचार रखते हैं। ये आपके 8 सेंटेंस हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए निम्नलिखित में से यहाँ कौन सा वाक्य पर विशेषण से संबंधित हुआ है। वाक्य में किस पर विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ इस तरीके से प्यारे दोस्तों आपसे सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपको अप्लाई करनी है।
जहाँ दो या दो से अधिक विशेषण एक साथ हो तो पहले वाला पर विशेषण का काम करेगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, परिमाणवाची जो अव्यय होता है वो भी यहाँ किसका काम करेगा, पर विशेषण का। क्लियर। तो यहाँ मेरी माताजी कम मीठा भोजन पसंद करती है। सबसे पहला काम है आपको विशेष्य की पहचान करनी। तो विशेष्य क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और वो क्या है यहाँ भोजन। और भोजन की विशेषता को बताने वाला क्या है यहाँ पे, मीठा। और इस मीठे की भी विशेषता को कौन बता रहा है, कम। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कम पर विशेषण है। आप बहुत मीठी चाय पीते हो, चाय यहाँ पर विशेष्य है, मीठी उसका विशेषण है, लेकिन इस मीठे की विशेषता को जो बता रहा है वो क्या है यहाँ, बहुत। मैंने आज अत्यंत सुंदर बच्ची देखी। बच्ची लड़की यहाँ पे क्या है, अपने आप में विशेष्य है। वो क्या है, सुंदर, ये विशेषण है। अत्यंत क्या है यहाँ, पर विशेषण है। आप खाना बहुत स्वादिष्ट व लजीज बना लेती हो, तो यहाँ पे खाना क्या है, विशेष्य पहले आ गया, अब विशेषण बाद में आए। तो विशेषण क्या है, स्वादिष्ट और लजीज। इनमें भी किसका प्रयोग हुआ, बहुत का। तो बहुत क्या कहलाया यहाँ, पर विशेषण। भारत के लोग अत्यधिक परिश्रमी, लगनशील व कर्मठ होते हैं। यहाँ लोग क्या है, विशेष्य हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता के रूप में क्या है, परिश्रमी, लगनशील व कर्मठ। और ये भी क्या है, अत्यधिक। तो अत्यधिक क्या है, पर विशेषण। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता बताई गई, तेज। तो तेज यहाँ क्रिया विशेषण का भी काम कर रहा है, तेज यहाँ विशेषण का भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत यहाँ पर विशेषण का काम कर रहे हैं। यह गाय मीठा व खारा दूध देती है। दूध की विशेषता बताई गई कि दूध खारा है और मीठा है। अब पहले वाला जो विशेषण है वो पर विशेषण कहलाएगा। हमारे छात्र सुशील, सज्जन, मृदुभाषी, सरल स्वभाव, सादा जीवन व उच्च विचार रखते हैं। तो यहाँ पे छात्र की विशेषता बताई गई कि छात्र सुशील है हमारे, इसके बाद सज्जन भी हैं, मृदुभाषी भी हैं, मीठा बोलते हैं, सरल स्वभाव के हैं, सादा जीवन जीते हैं, लेकिन विचार उच्च रखते हैं। तो इनमें से प्यारे दोस्तों जब एक साथ बहुत सारे विशेषण 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद 6, ठीक है, यहाँ विचार के लिए विशेषण आया है उच्च, यहाँ पे जीवन के लिए विशेषण आया है सादा, स्वभाव के लिए विशेषण आया है सरल, भाषा के लिए विशेषण आया है मृदु, जन के लिए विशेषण आया है श्रेष्ठ, ठीक है, और यहाँ शील के लिए आया है सुंदर। तो इनमें से जो पहले वाला विशेषण होगा, ये पहले वाला विशेषण पर विशेषण कहलाएगा। जब बहुत सारे विशेषण एक साथ हो तो उनमें से पहले वाला विशेषण पर विशेषण का काम करेगा। क्लियर। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं, पर विशेषण के। तो पर का मतलब होता है दूसरा, और विशेषण मतलब विशेषता को बताने वाला। जो किसी दूसरे विशेषण की विशेषता को बताता है वो पर विशेषण कहलाता है। तो पर मतलब दूसरे का, विशेषण विशेषता को बताने वाला। तो दूसरे की विशेषता बताने वाला क्या कहलाया, पर विशेषण। अगर ये 3 तरह के प्रश्न तैयार आपके हो गए तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। एक तो मैंने विशेषण के बारे में बताया, दूसरा विशेष्य के बारे में बताया, और इसके बाद में यहाँ बताया आपको पर विशेषण के बारे में। अगर तीनों प्रश्न आपके हो गए हैं तैयार तो सारे स्टूडेंट एक बार कीजिए ओके और यस, और इसके बाद में पढ़िए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। इनमें से एक भेद होता है हमारा विशेषण का गुणवाची विशेषण। क्या होता है, गुणवाची विशेषण। दूसरा भेद होता है संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण। तीसरा भेद होता है परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। चौथा भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से बनते हैं। इनमें से संख्यावाची विशेषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का,
दो प्रकार। परिमाणवाची विशेषण भी दो प्रकार का होता है। इनमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है निश्चित संख्यावाची। क्या होता है? निश्चित संख्यावाची। क्या कहलाता है? निश्चित संख्यावाची। और दूसरा क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित परिमाणवाची, निश्चित परिमाणवाची, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाची। क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। तो यहाँ पर ये थे भेदों से संबंधित प्रश्न। तो संख्यावाची विशेषण का कौन सा भेद है? इन चारों में से जो भी आ जाए। कौन सा संख्यावाची विशेषण का भेद नहीं है? इन चारों के अलावा जो भी आ जाए विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से संख्यावाची विशेषण के प्रकार निश्चित और अनिश्चित, परिमाणवाची विशेषण के प्रकार निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाची। जिसको प्यारे दोस्तों गिना जाता है, मापा और तोला नहीं जाता, वो संख्यावाची विशेषण कहलाता है। जिसको केवल मापा और तोला जाए, गिना ना जाए, वो परिमाणवाची कहलाता है। जिन विशेषणों को हम सर्वनाम से बनाए, यह है और वह, ये और वे का प्रयोग जब विशेषण के रूप में हो, किसी की विशेषता को बताने के लिए हो, तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत सारे घोड़े हैं, उनमें से किसी एक की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि ये वाला घोड़ा है जो सबसे तेज दौड़ता है। तो यहाँ यह सर्वनाम नहीं है, बल्कि ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। वह गाय मीठा व खारा दूध देती है, तो यहाँ ये जो वह है ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये गाय की विशेषता को बताता है कि ये वाली गाय है जो मीठा व खारा दूध देती है, इसका मतलब बाकी नहीं देती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, जब हम यह वह ये वे का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की विशेषता को बताने के लिए करते हैं, तो वो उस समय सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण का काम करता है। तो अगर मैं ये कहूँ यह घोड़ा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह गाय है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। और वह स्कूल जाता है, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। और जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। लेकिन यहाँ यह और वह सर्वनाम नहीं है, बल्कि सार्वनामिक विशेषण है। और कौन से सार्वनामिक विशेषण? जो विशेषण का चौथा भेद होता है। क्लियर? तो गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक। क्लियर? तो ये थे भेदों से संबंधित प्रश्न। अब एक एक को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इनमें से पहला जो भेद है हमारा, वो है गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण। अब इस गुण के अंतर्गत, गुणवाची विशेषण के अंतर्गत केवल गुण नहीं आते, गुण के साथ दोष भी आते हैं। गुण दोष, दशा, दिशा, स्थान, काल, रंग, स्थिति, स्वाद, स्पर्श, स्वाद, स्पर्श, आकार, ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे गुणवाची विशेषण। कैसे? जैसे गुण के अंतर्गत
अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, उत्तम और भला। दोष के अंतर्गत बुरा, जहरीला, उद्दंड, शैतान, कमीना। ऐसी दशा स्वस्थ, अस्वस्थ, अमीर, गरीब, बीमार। दिशा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, प्राची, उदीची। स्थान जापानी, बंगाली, जयपुरी, पहाड़ी, बनारसी, चीनी। यहाँ चीनी मतलब शुगर नहीं है, चीनी मतलब है चीन देश से जो बना विशेषण। काल प्राचीन, नवीन, प्राचीन, अर्वाचीन, पुराना, पुरातन, नूतन, नया। रंग आसमानी, बैंगनी, नारंगी, पीला, श्वेत, शुक्ल, सफेद, कृष्ण। कृष्ण मतलब सांवला। स्थिति गर्मी, सर्दी, गरम, ठंडा, शीतल, गुनगुना। ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारे विशेषण हैं। तो विशेषण को आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यहां शब्दों के रूप में भी पूछा जाएगा और सेंटेंस के रूप में भी। स्वाद में खट्टा, मीठा, कसेला, तीक्त, खारा और नमकीन। स्पर्श खुरदरा, कठोर, नरम,
मखमली, रोएदार, आकार, छोटा, बड़ा, दीर्घ, लघु, पैना, तिरछा, नुकीला, ये सब क्या है? आकार। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर गुणवाची विशेषण के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम इन तमाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो गुण के अंदर आए। दोष, दशा, दिशा, स्थान, काल, रंग, स्थिति, इसके बाद स्वाद, स्पर्श, आकार को बताने वाले सारे के सारे हमारे गुणवाची विशेषण होते हैं। इसमें से 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाची विशेषण है? 4 ऑप्शन देगा शब्द के रूप में। निम्न में से कौन सा गुणवाची विशेषण नहीं है? 3 होंगे। 1 गुणवाची विशेषण ना होके कोई संख्यावाची या फिर परिमाणवाची विशेषण हो सकता है, या फिर संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का शब्द हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपसे पूछेगा कि विशेषण का निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है, या फिर आपसे कहेगा कि निम्नलिखित विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाओ या भाववाचक संज्ञा से आप विशेषण का निर्माण करो। फिर सेंटेंस दे के पूछा जाएगा कि दिए गए सेंटेंस में गुणवाची विशेषण पहचानिए, या कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। इस तरह के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे विशेषण हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, और कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती है जिनसे हम विशेषण का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ अच्छा में अगर मैं ई लगा दूं तो ये अच्छाई बन जाएगा, और ये किसका निर्माण करेगा? भाववाचक संज्ञा का। श्रेष्ठ में ता लगा दूंगा तो श्रेष्ठता भाववाचक संज्ञा। सुंदर में ता लगाया तो भाववाचक संज्ञा। उत्तम में ता लगाया भाववाचक संज्ञा, और भला में ई लगाया तो भलाई भाववाचक संज्ञा। अब ये जो भाववाचक संज्ञा हमने बनाई है, ये बनाई है हमने विशेषण से, और दोनों ही परिप्रेक्ष्य में इस चीज को सीखना है आपको कि यहाँ अच्छा, श्रेष्ठ, सुंदर, उत्तम और भला विशेषण था, लेकिन इसमें जैसे ही हमने प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये भाववाचक संज्ञा बनी, और इन भाववाचक संज्ञा का हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की आपको कंडीशन ये भी बताया था कि इनमें प्रत्यय लगा होता है। ऐसे ही प्यारे दोस्तों यहाँ जो बुरा है, तो इन बुरा में प्यारे दोस्तों हमने यहाँ ई लगाया तो बुराई बन गया। जहरीलापन, यहाँ उद्दंडता, शैतानी और कमीनापन। तो यहाँ पर ये ई, पन, ता, ई और पन लगाने पर ये सारी की सारी हमारी भाववाचक संज्ञाएं बन गई। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ विशेषणों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ अमीर में हमने ई लगाया तो अमीरी बन गया, गरीब में ई लगाया गरीबी बन गया, बीमार में ई लगाया तो बीमारी बन गया। ये अमीर, गरीब, बीमार सब क्या थे? दशा थी, जो कि गुणवाची विशेषण के रूप में आते हैं। लेकिन ये अमीरी, गरीबी और बीमारी को आप छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा बनी। यहाँ पे ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, प्राची, उदीची ये सब दिशा है, लेकिन पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये सारी संज्ञाएं हैं। तो संज्ञाओं में यहाँ पे प्रत्यय आया है, और संज्ञा में जिस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है, उसी के आधार पर यहाँ पर प्यारे दोस्तों ये विशेषण बने। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी संज्ञा है, लेकिन यहाँ पूर्व में ई, पश्चिम में ई, उत्तरी में ई और दक्षिण में ई लगा के हमने विशेषण बना लिए हैं। तो कई बार ये भी पूछा जाएगा कि पूर्वी जो बना है वो किससे बना है? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से या क्रिया से? तो आप कहोगे संज्ञा से बना है। संज्ञा में प्रत्यय लगा के विशेषण का निर्माण। यहाँ जापान संज्ञा है व्यक्तिवाचक, बंगाल व्यक्तिवाचक संज्ञा, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा, बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा,
चीन व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ इन संज्ञाओं में प्यारे दोस्तों, यहाँ जो हमने प्रत्यय का प्रयोग किया है तो उसी से हमने यहाँ विशेषण का निर्माण किया। अब तक तो हम विशेषण से यहाँ से लेके यहाँ तक, विशेषण में यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हम भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ संज्ञाओं से विशेषण का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ही आसमान जो शब्द है वो अपने आप में संज्ञा है, बैंगन संज्ञा है। तो ये जो संज्ञा शब्द है आसमान और बैंगन, इसमें जो ई का हमने प्रयोग किया, इसी से आसमानी और बैंगनी बना। गुलाब से गुलाबी बना, तो गुलाब संज्ञा है और गुलाबी क्या है, विशेषण है। यहाँ नवीन, प्राचीन, अर्वाचीन, पुराना, पुरातन, नूतन, नया, ये सब काल अर्थात समय का ज्ञान करा रहे हैं और ये सारे किसके अंदर आते हैं, गुणवाची विशेषण के अंतर्गत। यहाँ ये गर्म, ठंडा, सर्दी, शीतल, ये गुनगुना, ये सारे के सारे हमें स्थिति को बताते हैं और इनका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं हम, विशेषण के रूप में। किस रूप में कर रहे हैं, विशेषण के रूप में। तो युवा और किशोर दोनों जातिवाचक संज्ञा है। युवा के अंदर सारे युवा आ जाएंगे, किशोर के अंदर सारे किशोर आ जाएंगे, जवान के अंदर सारे जवान आ जाएंगे। तो इनसे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये संज्ञा है और संज्ञा भी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। तो एक बच्चे का डाउट था, वो क्लियर किया गया। तो ये सब क्या है, अब यहाँ पर ये खट्टा है, मीठा है, कसैला है, तिक्त है, खारा है, नमकीन है, ये सारे हमें हमारी जीभ 6 प्रकार के ही टेस्ट को बता पाती है। तो 6 प्रकार के ये टेस्ट है जिसको हम स्वाद कह रहे हैं। खुरदरा, कठोर, नरम, मखमली, रोएदार, ये सब क्या है, स्पर्श है। तो ये भी गुणवाची विशेषण है। आकार है, छोटा बड़ा है, दीर्घ है, लघु है, पैना है, तिरछा है, नुकीला है, विशाल है, विपुल है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं, गुणवाची विशेषण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाची विशेषण के अंतर्गत। अब आपको यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से वो क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ आपको सेंटेंस देगा, पेड़ के नीचे कालिया नाग बैठा है। इसमें से विशेषण और विशेष्य बताना है, किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। काली बकरी मीठा दूध देती है। इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। बीकानेरी नमकीन में, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी, बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। बंगाली रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं। गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में बनारसी साड़ी बहुत
प्रसिद्ध है। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये क्या है, सारे हमारे गर्मियों में लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। गर्मियों में लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं। सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाते हैं। ये 8 सेंटेंस हैं। तो इन 8 सेंटेंसों में आपको बताना है कि किस सेंटेंस में किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची या फिर सार्वनामिक विशेषण। तिक्त का अर्थ तीखा होता है, जो मिर्च में होता है। लाल मिर्च, हरी मिर्च को खाने के बाद जो आप सी करते हो उसी को तिक्त कहते हैं। अब देखो, सबसे बड़ी बात यही है, आप अपनी लाइफ में 50 से ज्यादा बार गोलगप्पे खाए होंगे, कम से कम 200 गोलगप्पे पेट में उतार चुके होंगे। इसके बाद तिक्त का अर्थ मेरे से पूछ रहे हैं। महसूस खुद कर रहे हो, फीलिंग महसूस खुद कर रहे हो, लोगों को खुद जता रहे हो, तीखा खुद खाते हो और मेरे से कह रहे हैं कि तिक्त का अर्थ बताइए क्या होता है। तो ये है हमारी नई जनरेशन का हाल। ठीक है, सब कुछ खुद कर रहे हैं और सामने वाले से पूछ रहे हैं कि तिक्त का अर्थ बताइए। खुद कह रहे हैं कि थोड़ा तीखा बनाना, खुद कह रहे हैं तीखा तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्रयोग करते हैं, एक नहीं बल्कि कम से कम 200-250 गोलगप्पे पेट में पहुंचा चुके हैं और गोलगप्पे वाले को खुद बोलते हैं कि और थोड़ा तीखा, और तीखा। और उसके बाद मेरे से पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ये बताइए सर तिक्त का अर्थ क्या होता है। चलो कोई नहीं, हमारा तो काम है आप लोगों तक चीजों को पहुंचाने का। यहाँ पेड़ के नीचे कालिया नाग बैठा है, तो इसमें प्यारे दोस्तों ये नाग विशेष्य है और कालिया उसका विशेषण। तो यहाँ कि क्या कहलाया, विशेष्य या विशेषण, और ये विशेषण कौन सा है, गुणवाची विशेषण। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल यहाँ जितने भी हैं, ये सारे के सारे गुणवाची विशेषण से संबंधित हैं। तो यहाँ एक तो शब्द दे के पूछा जाएगा, जो मैंने आपको पहले कराया ये वाला। ठीक है, ये सारे कोई भी शब्द दे देगा, इसमें से भाववाचक संज्ञा के रूप में पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, या फिर सेंटेंस देगा, इसमें से कौन सा गुणवाची विशेषण का उदाहरण है, कौन सा गुणवाची विशेषण का उदाहरण नहीं है, कितने विशेषण और कितने विशेष्य इसमें प्रयोग हुए। काली बकरी मीठा दूध देती है, तो यहाँ जो ये बकरी है विशेष्य है, दूध विशेष्य है। यहाँ दूध की विशेषता मीठा के द्वारा, बकरी की विशेषता काली के द्वारा। तो यहाँ 2 विशेषण काली और मीठा और 2 विशेष्य यहाँ पे बकरी और दूध है। तो इसमें 1 विशेषण 1 विशेष्य था, यहाँ 2 विशेषण और 2 विशेष्य। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, तो यहाँ मिट्टी की विशेषता बताई जा रही है कि वो मुल्तानी है, नमकीन की विशेषता बताई जा रही है कि वो बीकानेरी है। 2 विशेषण 2 विशेष्य। बंगाली रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो इसमें यहाँ बहुत पर विशेषण है, रसगुल्ले यहाँ विशेष्य है और बंगाली यहाँ विशेषण है और बंगाल खुद संज्ञा है। गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान विशेष्य है और गरीबी क्या है, उसकी विशेषता को बताने वाला विशेषण। तो यहाँ बंगाली क्या है, अपने आप में विशेषण 1 और 2, इसमें 2 विशेषण 1 विशेष्य, इसमें 1 विशेषण और 1 विशेष्य। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि वो कौन सी है, बनारसी।
बनारस शब्द संज्ञा है, उसमें ई प्रत्यय लगा के हमने विशेषण बनाया बनारसी। गर्मियों में लोग शीतल पेय पीना पसंद करते हैं, तो यहाँ पेय पदार्थ की विशेषता बताई जा रही है कि वो शीतल है। और सर्दियों में लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो यहाँ पानी की विशेषता बताई जा रही है कि वो पानी गर्म है। तो यहाँ गर्म, शीतल, बनारसी, गरीब, बंगाली, मुल्तानी, बीकानेरी, मीठा और काली और कालिया, ये सारे के सारे गुणवाची विशेषण हैं। इस वजह से सारे सेंटेंस गुणवाची विशेषण से संबंधित हैं। अगर आपको यहाँ तक इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि विशेषण क्या होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन परविशेषण क्या है। चौथा क्वेश्चन आपका है विशेषण के भेदों का। चौथा प्रश्न क्या है, विशेषण के भेद कौन से होते हैं, संख्यावाची परिमाणवाची के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पांचवा प्रश्न है गुणवाची विशेषण के अंतर्गत कौन कौन से विशेषण आएंगे। तो ये क्या है आपका पांचवा भेद। तो यहाँ गुण, दोष, दशा, दिशा, स्थान, काल, रंग, स्थिति, इसके बाद स्वाद, स्पर्श, आकार को बताने वाले ये सारे गुणवाची विशेषण हैं। शब्द देख के विशेषण पूछ लेगा, विशेषण देके शब्द पूछ लेगा। और छठा क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से गुणवाची विशेषण का उदाहरण बताइए, कौन सा गुणवाची विशेषण के अंतर्गत नहीं आता है। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर ये 6 प्रश्न आपके तैयार हो चुके हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और इसके बाद पढ़िए यहाँ पे संख्यावाची विशेषण के बारे में। तो दूसरा भेद क्या है हमारा, संख्यावाची विशेषण। तो दूसरा भेद क्या है, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, जिस वस्तु पदार्थ की केवल गिनती हो अर्थात काउंटिंग हो, जिस वस्तु पदार्थ की केवल गिनती हो, जिसको मापा व तोला न जा सके, वो क्या कहलाता है, संख्यावाची विशेषण कहलाता है। क्या होगी, केवल काउंटिंग। तो संख्यावाची विशेषण के दो भेद, संख्यावाची विशेषण के प्रकार। संख्यावाची विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाची, एक क्या होता है, निश्चित संख्यावाची, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ की निश्चित संख्या को बताया जाए। और एक होता है अनिश्चित संख्यावाची, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ की अनिश्चित संख्या को लगभग के द्वारा बताया जाए, थोड़ा कम ज्यादा के द्वारा बताया जाए। निश्चित संख्यावाची क्या होगा, मुझे 1000 रुपया चाहिए, यह निश्चित संख्यावाची है, क्योंकि रुपए की काउंटिंग होगी और काउंटिंग भी 1000 है तो निश्चित हुई। मुझे 1000 2000 रुपया चाहिए, रुपए की काउंटिंग होगी तो संख्यावाची। और वो 1000 चाहिए कि 2000, 1800 चाहिए, 2200 चाहिए, क्लियर नहीं है, क्योंकि 1000 2000 कह रहा है तो वह अनिश्चित है। मेरी क्लास में 2500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वह निश्चित संख्यावाची है, और मेरी क्लास में लगभग 3000 स्टूडेंट एक साथ पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाया, अनिश्चित संख्यावाची। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे सेंटेंस के माध्यम से कि कौन सा वाक्य निश्चित संख्यावाची का है और कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाची का है। आज इतना ही, बाकी 3 मिनट बची है। आज 3 मिनट करेंगे हम आपसे बातें, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे उदास हैं, और किसी भी टीचर के लिए उसके स्टूडेंट का उदास होना, परेशान होना टीचर के लिए अशोभनीय बात होती है। इसीलिए बाय नहीं करेंगे अभी,
अभी आपके गिले शिकवे जितने भी हैं वो सारे दूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी तमाम दिक्कतें दुविधाओं को सामने रखिए, जो भी उसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा वो हम देंगे। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, आप 2-3 चीजों से एकदम फ्री हुए हो। केवीएस में पीआरटी वाला जो रिजल्ट है वो कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल या परसों। 3 दिन के अंदर पीआरटी वालों का आ जाएगा, उसमें भी मेरिट ऊपर जाएगी। मैंने केवीएस के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें इंटरव्यू के बारे में भी बताया और मेरिट भी बताई थी कितने पे पहुंचेगी। तो मैंने प्यारे दोस्तों जो बताई थी उसी के अनुसार चीजें हो भी रही और आगे भी होती रहेगी। मैं जब तक अपने लेवल पे खुद चीजों से को श्योर नहीं होता हूँ, सही प्रमाणिक जो स्रोत होते हैं, साक्ष्य होते हैं, उनसे मैं खूब जब अपने आप को नहीं निष्कर्ष पे पहुंच पाता हूँ, ठीक है, तब तक मैं किसी भी बातों को न तो रखता हूँ न कोई वीडियो बनाता हूँ। इसीलिए जो केवीएस से संबंधित इंटरव्यू की तैयारी के लिए, कट ऑफ के लिए जो मैंने वीडियो बनाई थी, एक बार रिक्वेस्ट है तमाम उन बच्चों से कि एक बार वो जरूर सुने। उसमें जितनी भी मैंने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ आपकी फाइनली टीजीटी पीजीटी की और वही कट ऑफ आपकी पीआरटी की भी रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन का कितना असर पड़ा, कितना नहीं पड़ा, ठीक है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर चुका हूं। इसीलिए आप लोगों की भलाई के लिए मैं बीच बीच में सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पर कुछ रणनीति की मैं क्लास लेके आता हूं, जिसमें मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये आपका सिलेबस है, इसमें से सारा सिलेबस आप कवर ना करके कुछ चीजों पे आप जरूर फोकस कीजिए, तो भी आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। उसमें मैं ये बताता हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। उसमें मैं आपको ये बताता हूं कि कौन से सब्जेक्ट है जो फाइनल मेरिट तय करते हैं। उसमें मैं ये बताता हूं कि मैक्सिमम बच्चे गलती किस प्रकार की करते हैं। तो इसके साथ साथ मैं तमाम चीजें, जो भी वैकेंसी आएगी टीचिंग की, मैं उसकी तैयारी सिलेक्शन दरबार यूट्यूब चैनल पे पहले भी कराता रहा हूं, आगे भी कराता रहूंगा। पहले मैं सिर्फ पेपर से 1-1.5-2 महीना पहले कराता था। अब मैं जो भी नोटिफिकेशन आएगा या आने वाला होगा उससे पहले ही कंटिन्यू में वहां आपको प्रैक्टिस कराता रहूंगा। अब उस पर पहले मैं हिंदी से आपको फ्री करूंगा, हिंदी की जितनी भी क्लासें हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जब एक क्लास ऑलरेडी वहां पे रिकॉर्डिंग ढल गई है तो दोबारा से हमें उसी चीज को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब हिंदी की तमाम क्लासें वहां हो जाएगी उसके बाद में फिर मैं अपना साइकोलॉजी वाला जो सेक्शंस है, जो अलग अलग जिसके प्यार दोस्तों हमारे सेक्शन है, जो टीचिंग मैथोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडागोजी है, इसके साथ साइकोलॉजी है, उन सब सेक्शनों को मैं धीरे धीरे वहां आपके सामने पहले थ्योरी के रूप में और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के रूप में लेके आऊंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदी और साइकोलॉजी 2 बड़े जो सब्जेक्ट हैं जो टीचिंग के हर एग्जाम में भूमिका निभाते हैं, उनकी प्रैक्टिस हम वहां करेंगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा DSSB के अंदर तैयारी अगर कर रहा है किसी भी टीजीटी या पीजीटी की पोस्ट के लिए, तो आपके यहाँ 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो टीचिंग मैथोलॉजी के आएंगे। और वो टीचिंग मैथोलॉजी केवीएस की टीचिंग मैथोलॉजी से एकदम डिफरेंट होती है। केवीएस के अंदर क्वेश्चन जो आते हैं वो टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं और यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं वो टीचिंग मैथोलॉजी के आते हैं। तो इसीलिए अगर आप टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी या फिर आप ही प्यारे दोस्तों इंग्लिश है, SST या नेचुरल साइंस या मैथ, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो केवल सेकंड पार्ट के लिए आपको सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना है। उसके लिए आपको 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के भी तैयार करने पड़ेंगे और वो तैयारी कराऊंगा मैं सिलेक्शन दरबार पे। लेकिन हिंदी को कंप्लीट करने के बाद यहाँ तो जो क्लास होगी वो हिंदी की होगी। यही चीज जो टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन हैं, ये हिंदी लैंग्वेज के अंदर 3 से लेके 5 यूपी टेट के अंदर आते हैं और यही क्वेश्चंस प्यारे दोस्तों 30 नंबर में सुपर टेट के अंदर आते हैं। तो यानी कि टीचिंग मैथोलॉजी का रोल यूपी टेट में भी है, सुपर टेट में भी है और यहाँ DSSB में भी है। ऐसा कोई पेपर आज तक DSSB का ऑनलाइन नहीं हुआ है जिसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के नहीं पूछे गए और वो टीचिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट के साथ जोड़ के पूछी जाती है। तो इसलिए आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो 4 से 5 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए होते हैं, बाकी सारे साइकोलॉजी वाले सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टीचिंग मैथोलॉजी के बना के। तो केवल सब्जेक्ट को और फर्स्ट पार्ट को तैयार करके आप ये ना सोचें कि हमने टीजीटी की तैयारी कर ली है, तो वहां आपका सब्जेक्ट और फर्स्ट पार्ट जो कॉमन पेपर सबके लिए है वो केवल 180 नंबर की ही भूमिका निभा रहा है।
20 में आपका टीचिंग मैथोलॉजी आ रहा है और उस पे अभी तक किसी भी बच्चे का किसी भी तरह का कोई फोकस है ही नहीं, और वो क्वेश्चन बड़े डिफिकल्ट होते हैं। इस बात को आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। DSSB के अंदर अब तक जितने भी एग्जाम हुए, उन सब एग्जामों में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों के अंदर टीचिंग मैथोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए, TGT, PGT और PRT के लेवल पे, अगर वो सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आप सोल्व कर लो तो मैं ये मानता हूं कि टीचिंग मैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी और क्वेश्चन की वैरायटी भी सारी आपकी कवर हो जाएगी। और वो कराऊंगा मैं सिलेक्शन दरबार पे दूसरे किसी टाइम में अगले सप्ताह से। तो अगले सप्ताह सिलेक्शन दरबार पर 2 तरह की क्लासें आपकी होगी, एक हिंदी सब्जेक्ट की और दूसरी टीचिंग मैथोलॉजी की। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलता हूँ संख्यावाची और परिमाणवाची विशेषण के साथ। शाम को क्लास आपकी 8 और 9 बजे रहेगी।